नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एलसीएफ एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटेक्निक की बात करें, डोइक की बात करें या ट्रिपल सी की बात करें, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। और ये टॉपिक आपके लाइफ में भी काम आएगा। काफ़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके कंप्यूटर में किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए बेनिफिशियल है। पॉलिटेक्निक की अगर बात करें तो ये पॉलिटेक्निक का यूनिट नंबर 3 है। इसमें यूनिट नंबर के जितने भी टॉपिक्स सारे कवर किए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन से कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, इनपुट और आउटपुट को संभालने और डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसी परिधियां उपकरणों को नियंत्रित करने जैसे सभी बुनियादी कार्य करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका काम क्या होता है कि हमारे यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस बनाना, एक माध्यम बनाना, ताकि हम अपनी बात हार्डवेयर तक पहुंचा सके और इंटर्न हार्डवेयर क्या कर सके, हार्डवेयर अगर कोई रिप्लाई कर रहा है तो वो बात हम तक पहुंच सके। देखिए, हम हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हार्डवेयर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही होता है कि जो भी हमने कमांड दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लिक, इन द फॉर्म ऑफ बटन दबा के, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस या एनीथिंग, तो उसको हार्डवेयर तक पहुंचाना और इंटर्न जो हार्डवेयर जवाब देगा उसको हम तक पहुंचाना। सिंपल सी बात है, एक प्रिंटर रखा हुआ है और मैं प्रिंटर को बोल रहा भैया मुझे 10 प्रिंट आउट दे दो, तो प्रिंटर कभी प्रिंट आउट नहीं देने वाला। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड देना पड़ेगा कि भाई मुझे ये 10 पेज का प्रिंट आउट चाहिए, तो प्रिंटर उस प्रिंट आउट को दे देगा। इन केस अगर प्रिंटर में इंक नहीं है, प्रिंटर की पावर कॉर्ड नहीं लगी है, प्रिंटर की डेटा केबल नहीं लगा हुआ है, प्रिंटर में पेपर नहीं है, तो प्रिंटर आपको जवाब देगा। तो वो जवाब कैसे देगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा ये समस्या है, एक एरर कोड जनरेट करेगा और उस एरर कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम रीड करने के बाद हमारे सामने एक मैसेज प्रोड्यूस करेगा जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेज होगा, जैसे कि पेज नहीं है, डेटा केबल नहीं लगा, पावर ऑन नहीं है, इस तरीके का मैसेज देगा ताकि हम उसे आसानी से समझ सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि हमने जिस भाषा में कमांड दिया है उसी भाषा में हमको वापस रिप्लाई देना, ताकि हम समझ सके कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके पास अलग अलग टाइप के यूजर है। कोई कंपाइलर से कमांड दे रहा है, कोई टेक्स्ट एडिटर से दे रहा है, कोई असेंबलर से दे रहा है, कोई डेटाबेस के थ्रू कमांड दे रहा है। सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो सिस्टम से रिलेटेड है, कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में है जो कम्युनिकेशन बिठा रहा है, और लास्ट में क्या है, आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है जिससे हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो ब्रिज होता है, वो पुल होता है जो हमारे और हार्डवेयर के बीच में जो गैप है उसको पाटने का काम करता है। अब जैसे कि नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट वर्ड का मतलब होता है चलाना, और सिस्टम यहाँ हम किसको बोल रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम को बोल रहे हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाएगा। अब कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। उसके बाद एंड्रॉइड तो आपको पता ही है, आप सबके मोबाइल में एंड्रॉइड डला है, ज़्यादातर मोबाइल में आपको एंड्रॉइड मिलेगा। अगर हम एप्पल कंपनी की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको मैक ओएस मिलेगा। एप्पल के लैपटॉप या आई मैक जो डेस्कटॉप होते हैं उनमें आपको मैक ओएस मिलेगा। इसके अलावा आज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लगभग हर डिवाइस में, जैसे कि मोबाइल फोन में आपका एंड्रॉइड सिस्टम है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज है या मैक ओएस है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में सर्वर एडिशन है विंडोज का, ऑटोमोबाइल में आपके ओएस आ रहे हैं जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक का आपने नाम सुना होगा, ओला के स्कूटर जो आते हैं उनमें भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। टीवी, एंड्रॉइड टीवी है, गूगल टीवी है, ये सारी चीजें, इन सब में आपके क्या मिलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जिससे एक कंप्यूटर को चलाया जाता है या किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो बेस देता है जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके एक एक करके आके इंस्टॉल होते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली नहीं चला सकते।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, तो उसको देखते हैं। तो क्या क्या फंक्शन होते हैं आपका, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर कंट्रोल करना, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर, यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना है। ये सारे इसके काम होते हैं। अब आप देखोगे तो ये सारे कार्य आपके सीपीयू द्वारा भी परफॉर्म किए जाते हैं। सीपीयू में खास करके जब हम बात करते हैं सीयू की, तो वो भी ये सारे काम परफॉर्म करता है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के वीडियो में हमने बताया था कि जो सीयू के कार्य है उसको आगे हम डिटेल में दूसरे वीडियो में समझाएंगे, तो आज इस वीडियो में आपको समझाएंगे। और जिन्होंने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर वाला वीडियो नहीं देखा वो ऊपर कार्ड में देख सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर वाले वीडियो का। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मैंने जैसे कहा कि सीपीयू में खास करके सीयू वही काम करता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अब दो चीज एक काम कैसे करते हैं उसको समझते हैं। देखिए, सीयू जो है वो एक हार्डवेयर है, और कोई भी हार्डवेयर कभी खुद से काम नहीं करता। सीयू का काम बस क्या है, टास्क को परफॉर्म करना है। अब उस टास्क को कैसे करना है, क्या क्या स्टेप करने हैं, लॉजिक जो है वो कौन देगा, आपका सॉफ्टवेयर देगा। और कौन सा सॉफ्टवेयर देगा, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा कि किस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो किसी कंप्यूटर को काफी फास्ट बना देता है और किसी कंप्यूटर को काफी स्लो बना देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम एंड्रॉयड मोबाइल की बात करते हैं तो वहां पे वन प्लस के मोबाइल सबसे अच्छे माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? अब देखो, हार्डवेयर तो सब में सेम है। आप चाहे रेडमी का मोबाइल लो या वीवो का लो, ओप्पो का लो या वन प्लस का लो, सब स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ही यूज कर रहे हैं, लगभग सेम ही यूज कर रहे हैं। कैमरा भी सबका सेम है, मदरबोर्ड, रैम, DDR5, ये सारी चीजें सब सेम है। बस ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण क्या होता है, आपके वन प्लस के मोबाइल कुछ ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, थोड़े से लाइट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, और बाकी एंड्रॉइड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उससे वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, किसी को कैमरा क्वालिटी अच्छी लगती है तो ओप्पो वीवो के मोबाइल लेते हैं, किसी को स्मूथनेस चाहिए तो वो वन प्लस के मोबाइल लेता है। इसी तरीके से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही चीजों को स्मूथ बनाता है और वही चीजों को लाइट बनाता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का पहला काम या ऑपरेटिंग सिस्टम, आप यही समझ लेंगे कि दोनों एक चीज है। कंट्रोल यूनिट क्या है, वो हार्डवेयर है जो काम को कर रही है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो सॉफ्टवेयर है जो उस काम को करने का तरीका बता रहा है। तो सबसे पहले आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। अब कंप्यूटर में जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम मेमोरी की बात कर रहे हैं वो कौन सी मेमोरी है, वो है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे हम सेकेंडरी मेमोरी की बात नहीं कर रहे, प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। और प्राइमरी मेमोरी जिसकी बात कर रहे हैं वो है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जब हम रैम की बात करते हैं तो रैम आपको पता है इट इज अ लिमिटेड मेमोरी, वो लिमिटेड मेमोरी होती है। 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, इससे ज्यादा हम रैम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करते, ना मोबाइल में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेमोरी है इसमें ही सारा काम होना है, सारी फाइल प्रोसेसिंग होनी है। तो हमें चाहिए कि उस मेमोरी का अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए। तो आपका सीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी फाइल रैम में रहेगी, कौन सी फाइल रैम से हट जाएगी, किस तरीके से उनको मैनेज किया जाएगा। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, फाइलें एप्स ओपन कर देते हैं, उसको बंद नहीं करते, ऑटोमेटिकली कुछ एप्स बंद हो जाती है, कुछ खुली रहती है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन सी ऐप खुली रहेंगी, कौन सी ऐप बंद हो जाएगी, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी नहीं देनी, ये सारा चीज ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। और लोग भी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को पसंद करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके काम की चीजें खुली रखेगा और बिना काम वाली चीजों को बंद कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका वर्चुअल मेमोरी का। आजकल आपने सुना होगा कि आपके मोबाइल में आजकल एक ऑप्शन आ रहा है रैम बूस्टर, रैम को बूस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम हार्डवेयर को बढ़ा सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, यानी सॉफ्टवेयर से हम हार्डवेयर को बूस्ट कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट मोबाइल में अभी आया है रैम बूस्ट वाला, लेकिन ये विंडोज में पहले से चलता आ रहा है। और ये क्या कहता है कि आपका रैम अगर सफिशिएंट नहीं है किसी फाइल को होल्ड करने के लिए, जैसे सिंपल सी बात है कि आपने कोई वीडियो बनाया और वो 13 GB का वीडियो बना है। ठीक है, जो कि आम बात है आज के दिन में। अगर आप 4K वीडियो बनाओगे 10-15 मिनट का या 20 मिनट का, आधे घंटे का बनाओगे तो वो 13-20 GB का आराम से बन जाता है। तो मुझे उस वीडियो को एडिट करना है, उस वीडियो को अपने कंप्यूटर में खोलना है,
मेरा जो रैम है वो कितने जीबी का है, 4 GB का है, और मुझे उसमें खोलना है 13 GB का डेटा। देखो सिंपल सी बात है कि जब तक पूरी की पूरी फाइल रैम में अपलोड नहीं होगी तब तक वो फाइल क्या होगा, आपके आगे कंप्यूटर में सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए नहीं जाएगी। सीपीयू कभी भी आधी अधूरी फाइल को प्रोसेस नहीं करता, उसको पूरी फाइल चाहिए। तो अब ये जो 13 GB का फाइल है ये रैम में, 4 GB के रैम में तो नहीं आ सकता। तो जितना भी बचेगा जीबी वो क्या होगा, सी आपका जो मेन ड्राइव होगा कंप्यूटर का, जिसे हम सी ड्राइव बोलते हैं। कंप्यूटर का जो मेन ड्राइव होता है जिसे हम सी ड्राइव बोलते हैं, जिसमें आपका विंडोज इंस्टॉल होता है, उसको बोलते हैं सी ड्राइव। तो उस ड्राइव से क्या लिया जाएगा, कुछ स्पेस लिया जाएगा, और वो स्पेस एज अ पैरेलल रैम वर्क करना शुरू कर देगा, और उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, जो कि आजकल आपके मोबाइलों में आ रहा है कि आप अपना रैम 4 GB से 12 GB तक बूस्ट कर सकते हो। तो होता क्या है कि वो वर्चुअल मेमोरी वहाँ क्रिएट की जाती है, और हमारी जो वर्चुअल मेमोरी यानी जो मेन ड्राइव की फाइल स्टोरेज है वो एज ए पैरेलल रैम वर्क करने लग जाता है, और हम अपने छोटे से रैम में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है, वर्चुअल मेमोरी क्रिएशन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कौन देखेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा, और वो बताएगा कि किस तरीके से ये सारे काम करने हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में जितने प्रोसेस चल रहे हैं उनको मैनेज किया जाए, इस तरीके से मैनेज किया जाए कि कोई भी प्रोसेस अटके ना, कोई भी प्रोसेस रुके ना, और कोई भी प्रोसेस ऑर्फन ना रहे। ये सारी चीज़ें आपके मैनेज करनी होती है, और आपका सीपीयू कैसा भी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग या सिंगल टास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग बना सकता है। ठीक है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें एक ही टास्क चलेगा, वो स्लो चलेगा, आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है, तो आपके कंप्यूटर में एक साथ काफ़ी ज़्यादा टास्क चल सकते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर आइडल स्टेट की, तो आइडल स्टेट में भी कंप्यूटर में 37 से 40 प्रोसेस चलते रहते हैं, जो कि कंप्यूटर चलने के लिए जरूरी है। जैसे टास्क बार है, एक टास्क बार दिखा रहा है, एक साउंड है, एक ब्लूटूथ है, वाईफाई, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, अगर हमारा मोबाइल कनेक्ट है नेटवर्क से, या आपने मोबाइल खोला हुआ है, तो उसमें एक प्रोसेस है जो आपको डिस्प्ले दिखा रहा है, एक प्रोसेस है जिससे आइकन दिख रहे हैं, एक प्रोसेस है जिससे उसके साउंड एंड नोटिफिकेशन चल रहा है, एक प्रोसेस है जिससे ब्लूटूथ चल रहा है, एक वाईफाई चल रहा है, सेलुलर डेटा चल रहा है। ऐसे करते करते काफी ज्यादा प्रोसेस हो जाते हैं। अब सारे प्रोसेस को एक साथ चलाना है, तो एक साथ चलाने के लिए कंप्यूटर, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करता है। ठीक है, ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है इनको यूज करता है। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का काम क्या है और कैसे काम करते हैं वो समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका राउंड रॉबिन। सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका राउंड रॉबिन। अब जैसे कि नाम है राउंड रॉबिन, रॉबिन ये नाम कहां से पड़ा, एक चिड़िया होती है रॉबिन नाम की, जो क्या करती है, इस तरीके से तारों में बैठती है। एक तार होते हैं, यहाँ पे चिड़िया बैठ जाएंगी एक एक करके, और ये चिड़िया क्या करती है, अपने पूरे आसपास के एरिया को स्कैन करती है। अब स्कैन करने का तरीका क्या है कि एक चिड़िया यहाँ से उड़ेगी और अपने पूरे एरिया में चक्कर काट के यहाँ आके बैठ जाएगी, फिर दूसरी उड़ेगी, वो अपने एरिया में चक्कर काटेगी, फिर वो यहाँ आके बैठ जाएगी। तो इस तरीके से एक एक करके सारी चिड़िया पूरे एरिया का चक्कर काटती है और अपनी जगह आके बैठ जाती है। जब सारे कंफर्म कर लेते हैं कि एरिया अब क्लियर है, अब हम उड़ सकते हैं, तब वो उस जगह से फिर दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, इसे ही राउंड रॉबिन कहा जाता है, इसे राउंड रॉबिन प्रोसेस कहा जाता है। अब ये प्रोसेस कंप्यूटर में कैसे लगता है उसको समझते हैं। हमारे पास जो सीपीयू है वो कितना है, एक ही है, एक ही सीपीयू है, और चलने कितने हैं आपके, अलग अलग टास्क चलने हैं। ठीक है, एक टास्क T1 हो गया, एक टास्क हो गया आपका T2। ठीक है, टिट्टू बिट्टू वाला T2 नहीं, T2। ठीक है, तो एक टास्क T2 हो गया, एक टास्क हो गया आपका T3। अब मुझे सपोज 3 टास्क चलाने हैं, और मैंने क्या किया, उनको इस तरीके से एक के पीछे एक लगा दिया। तो हमारे पास 3 टास्क आ गए, T1 T2 और T3। 3 टास्क है, तीनों को चलना है। तो राउंड रॉबिन में क्या होता है कि आपका जो सीपीयू है वो क्या करता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, हर टास्क को एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन टाइम दे देगा। यानी आपका चाहे काम पूरा हो ना हो, आप इतने मिनट उस प्रोसेसर के अंदर रहोगे और फिर उससे बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये T1 अंदर जाएगा, अपना टाइम कंप्लीट करेगा और बाहर आ जाएगा, चाहे वो पूरा हो ना हो।
फिर T2 जाएगा, T3 जाएगा, तो सबको क्या है बराबर टाइम मिलेगा और सारे प्रोसेस एक साथ चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब ये चीज आपने भी देखी होगी कि जैसे हम कोई गाना सुन रहे हैं या सपोज गाना ही सुन रहे हैं हम अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, और आपने काफी ज्यादा टास्क खोल दिए, तो क्या होता है गाना अटकना शुरू हो जाता है, गाना ऐसे अटक अटक के आना शुरू हो जाता है। तो अटक के आने का रीजन क्या है कि गाने का जो एक बोल था वो पहले जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहा था, क्योंकि क्यू छोटा था, जो आपका राउंड रॉबिन था उसका क्यू जो था, क्यू मतलब कतार जो था वो छोटा था, तो फटाफट उसका नंबर आ रहा था और गाना स्मूथली चल रहा था। लेकिन प्रोसेस बढ़ते गए तो क्या हुआ, आप क्यू बड़ा हो गया और आपका नंबर, गाने का जो नंबर है वो थोड़े देर में आने लग गया। तो एक बोल आप अभी सुन रहे हो, एक बोल थोड़ी देर बाद सुन रहे हो, तो अटक अटक के आना शुरू हो गया, और फिर और लंबा क्यू हो गया तो फिर और देर में आने लग गया, तो गाने के बोल फिर और अटक के आने लग गए। ठीक है। जो मोबाइल लैग करता है, आपका मोबाइल हैंग होता है, वो क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ जाते हैं, तो नंबर आने में टाइम लग रहा है, और टाइम लग रहा है तो क्या हो रहा है, एक एक सीन आपको अभी दिख रहा है, एक सीन थोड़ी देर बाद दिख रहा है, तो अटक अटक के दिख रहा है। ठीक है। मोबाइल तो चल रहा है, प्रोसेस सारे चल रहे हैं, लेकिन प्रोसेस के बीच की जो जगह थी, टाइमिंग थी, वो बढ़ गई है, क्योंकि जो सर्कल है वो बड़ा हो गया है। तो आपका जो वीडियो ऑडियो वो अटक अटक के आने लग गया, और उसी को हम लैग करना बोलते हैं मोबाइल की भाषा में, कि आपका मोबाइल लैग कर रहा है या कंप्यूटर लैग कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, छोटे छोटे कार्य पहले निपटा दो। ठीक है। जैसे सिंपल से एग्जांपल है, हम सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते हैं, आपको सपोज संडे का दिन है, आपको कपड़े धोने हैं या कोई बड़ा काम करना है, तो ऐसा थोड़ी कि सुबह उठते सारे कपड़े धोने लग गए, दिन के 3-4 बजे तक कपड़े धोए, फिर नाश्ता खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने छोटे छोटे काम निपटा लेंगे, नाश्ता करना है, ब्रश करना है, छोटे मोटे जो भी काम होंगे वो निपटाएंगे, तब बड़े काम को पकड़ते हैं। वैसे ही कंप्यूटर क्या करता है कि जो छोटा जॉब है, सबसे छोटा जॉब है, पहले उन जितने भी छोटी छोटी जॉब है उनको निपटा लेंगे, तब वो बड़े जॉब में जाएंगे। ठीक है। फिर आता है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, जो प्रोसेस पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो बाद में आएगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। फिर आता है आपका मल्टी लेवल क्यू। मल्टी लेवल क्यू में क्या होता है कि जो भी प्रोसेस आएंगे उनको कतार में खड़ा कर दिया जाएगा। कतार में कैसे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी एक कतार है, जो पहले आया वो पहले बाहर होगा, जो उसके बाद आया वो ऐसे होगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस क्या होंगे, कतार में खड़े हो जाएंगे, और जब तक पहले का काम खत्म नहीं होगा बाकी कतार में रहेंगे। राउंड रॉबिन में भी कतार होती है, लेकिन वो कैसे होती है, सर्कुलर फॉर्म में, और कुछ टाइम जैसे उसका टाइम खत्म होगा वो कतार से क्या होगा, उस प्रोसेसर से बाहर निकल जाएगा। मल्टी लेवल क्यू में ऐसा नहीं होगा, कतार में खड़े रहेंगे, जब तक पहले का काम कंप्लीट नहीं होगा दूसरा कतार में खड़ा ही रहेगा, चाहे वो कितना भी टाइम लग जाए। ठीक है। अब हम आते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का आखिरी क्यू, जिसे हम बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू या प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी में क्या है, प्रायोरिटी मतलब आपको पता ही है कि किसी को प्रायोरिटी देना। तो कंप्यूटर में जब भी हम कंट्रोल और डिलीट दबाते हैं तो टास्क मैनेजर आपका ओपन हो जाता है। टास्क मैनेजर की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, और वो क्यों होती है, ताकि अगर कंप्यूटर हैंग वाली स्टेट में चले जाए, ऐसी स्टेट में चले जाए जहाँ कंप्यूटर हैंग हो रहा है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑल कंट्रोल डिलीट दबा के टास्क मैनेजर खोल पाओ, और टास्क मैनेजर में आपको सारे वो प्रोसेस दिख जाएंगे जो कि आपके कंप्यूटर में रन हो रहे हैं। आप देखोगे कौन सा प्रोसेस है जिसके कारण कंप्यूटर हैंग हो रहा है, आप उस प्रोसेस को वहां जाके एंड कर सकते हो, किल कर सकते हो। वैसे आपका मोबाइल फोन है, आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, आप पावर बटन दबा के रखोगे तो आपका पावर रीस्टार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और आप मोबाइल रीस्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू, कुछ प्रोसेस को प्रायोरिटी दी जाती है कंप्यूटर में, ताकि इस तरीके की सिचुएशन, जो डेडलॉक की सिचुएशन होती है, जो हैंग होने की सिचुएशन होती है, इससे छुटकारा मिल सके। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवाइस मैनेजमेंट। कंप्यूटर के पास जितने भी डिवाइस है वो लिमिटेड है, एक ही रैम है, एक ही सीपीयू है, एक ही हार्ड डिस्क है, एक ही मदरबोर्ड है, एक ही मॉनिटर है, सब चीज एक ही है, और उन सबको क्या करना है, आपस में मैनेज करना है। कि अगर कोई प्रोसेस, अगर ऐसा हो कि 4 प्रोसेसर एक साथ रैम की डिमांड करे, या 4 प्रोसेसर एक साथ कीबोर्ड की डिमांड करे, 4 प्रोसेसर एक साथ प्रिंट की डिमांड करे, तो इस टाइप की डिमांड हो सकती है। जब काफी ज्यादा प्रोसेस चलते हैं तो हो सकता है कि एक ही रिसोर्स के लिए एक से ज्यादा प्रोसेस जो है उसको अप्लाई करे, और वो क्या हो कि एक प्रोसेस बाहर निकलना चाह रहा है, दूसरा प्रोसेस अंदर आना चाह रहा है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डेडलॉक। डेडलॉक की सिचुएशन ना हो, यानी एक दरवाजा है, उसके इधर से भी एक आदमी दरवाजा खोलना चाह रहा है, और इधर से लोग भीड़ में खड़े हैं कि हमें अंदर जाना है, तो ये सिचुएशन कंप्यूटर में क्या कहलाती है, डेडलॉक की सिचुएशन कहलाती है। तो इस तरीके की सिचुएशन ना हो, तो उसके लिए डिवाइस मैनेजमेंट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा।
और डिवाइस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है कि प्रोसेस को रोक दिया जाता है, या प्रोसेस को, एक प्रोसेस अगर रैम ले रहा है तो दूसरे को हार्ड डिस्क दे दी जाएगी, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, जितने भी उसके रिसोर्सेस है उन सबको रिसोर्स शेयरिंग किया जाएगा, और ये सारा काम आपका कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? जब हम कोई भी कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो 50 से 60 हजार फाइलें केवल विंडो की होती है। उसके बाद हम उसमें MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, गेम इंस्टॉल करते हैं, मूवीज इंस्टॉल करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे जैसे चीज़ों की संख्या बढ़ती रहती है, फाइलों की संख्या भी बढ़ती रहती है। अब मुझे कोई फाइल ढूंढनी है, कोई फाइल बनानी है, क्रिएट करनी है, सेव करनी है, तो फाइल कैसे क्रिएट होगी, कैसे सेव होगी, कैसे फोल्डर क्रिएट होंगे, कैसे उसके सब फोल्डर क्रिएट होंगे, ये सारा काम भी कौन देखता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको अलग अलग फाइल स्ट्रक्चर मिलेंगे, अलग अलग टाइप से फाइल सेव करने के तरीके मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो में जो हमें फाइल सिस्टम मिलते हैं वो मिलते हैं फैट या NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, या फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये फाइल एलोकेशन टेबल या NTFS काम कैसे करते हैं कि आपको पता है जब भी डेटा को स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क में, तो वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर। जो सर्कुलर रिंग्स होती है उन वो आपके ट्रैक्स कहलाते हैं, और उसको बीच से इस तरीके से डिवाइड करके एक वी शेप बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो किसी भी फाइल को सेव हमने किया है तो वो फाइल सेव हो गई, उसका नाम आ गया, उसके आगे किस सेक्टर के किस ट्रैक में जाके वो सेव हुआ है, वो उसका एड्रेस उस टेबल में क्या होगा, जब भी आप फाइल क्रिएट करेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा। दूसरा, फाइल का जो स्ट्रक्चर है, फाइल्स एंड फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है, जिसे हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोलते हैं या ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि एक रूट होगा, उसके 2 फोल्डर होंगे। रूट क्या होगा? आपका मेन ड्राइव, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, पेन ड्राइव, कोई भी ड्राइव, उसके अंदर किस तरीके से फोल्डर क्रिएट होंगे, उन फोल्डर के अंदर जो और फोल्डर क्रिएट होंगे, सब फोल्डर जिन्हें कहते हैं वो होंगे, और फाइलें कैसे स्टोर होंगी। ठीक है, तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, किस तरीके से फोल्डर क्रिएट होंगे, कैसे वो आपस से लिंक होंगे। ठीक है, हम भी क्या करते हैं, जब भी अपनी डेटा को स्टोर करते हैं तो कैसे करते हैं? पहले एक मेन फोल्डर अपने नाम से बनाते हैं, उसके अंदर अलग अलग फोल्डर बनाएंगे, एक पर्सनल फाइल, ऑफिस की फाइल, म्यूजिक, वीडियोस, वॉलपेपर एक्सेट्रा, और उनके अंदर भी छोटे छोटे फोल्डर आप बना सकते हो। जैसे वॉलपेपर भी हमने बनाए हैं तो नेचर के अलग बनाए हैं, कार के अलग बनाए हैं, सेलिब्रिटी के अलग बनाए हैं। इस तरीके से सॉन्ग्स का जैसे फोल्डर है तो सॉन्ग्स में बॉलीवुड के अलग हो गए, आपके इंडी पॉप अलग हो गए, इंग्लिश अलग हो गए, इंग्लिश में भी हिप हॉप अलग हो गया, जैज अलग हो गया। इस तरीके से आप अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं और डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे फोल्डर कैसे बनेंगे, उनका पाथ कैसे डिफाइन होगा, ये सब काम भी आपका कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेटवर्क मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है कि नेटवर्क कैसे वर्क करेगा, कैसे डिवाइसेस आपस में शेयर होंगे। अगर हम विंडो की बात करेंगे तो वहाँ पे वर्क ग्रुप होते हैं, और वर्क ग्रुप के थ्रू हम आसानी से किसी भी डिवाइस को, किसी भी फाइल्स को, किसी भी फोल्डर को, किसी भी ड्राइव को आसानी से शेयर कर सकते हैं। यानी आपको करना क्या है, आपके जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हैं सबको एक ही वर्क ग्रुप में लेके आना है। उसके बाद हर फोल्डर, हर फाइल में ऑप्शन होता है, प्रॉपर्टी में आप जाके शेयरिंग ऑप्शन में जा सकते हो और शेयरिंग ऑप्शन में जाके शेयर कर सकते हो। तो आप किसी भी एक्स डिवाइस से, यानी उस नेटवर्क में किसी भी डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर का फाइल, फोल्डर, इवन प्रिंटर, स्कैनर क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, आप वाईफाई से कैसे कनेक्ट होंगे, आप कैसे लैन से कनेक्ट होंगे, ब्रिज कैसे बनेगा, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ के एक कॉमन नेटवर्क बनाना चाहते हो, ब्रिजिंग करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाएंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बताएगा कि किस तरीके से नेटवर्क कनेक्ट होंगे, कैसे वो हर डिवाइस या हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कोप अप करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, ये सब भी आपका कौन डिफाइन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करेगा। सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी में सबसे पहले आता है फायरवॉल। फायरवॉल आपको पता ही है, फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल का काम होता है नेटवर्क फिल्ट्रेशन का, नेटवर्क को फिल्टर करना। वो क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट जा रही है, वापसी में केवल उसी रिक्वेस्ट को अलाउ करता है, बाकी रिक्वेस्ट को रोक देता है। ठीक है, पहले क्या होता था, नेट की स्पीड कम चलती थी तो हम फायरवॉल ऑफ कर देते थे, क्योंकि नेट की स्पीड वाकई कम होती थी। लेकिन आजकल नेट की स्पीड काफी अच्छी खासी हो गई है, तो हम फायरवॉल को बंद नहीं करते। अगर आपके कंप्यूटर में बंद है तो उसे खोल दीजिए, क्योंकि फायरवॉल आपके नेटवर्क का फिल्टर का काम करता है। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि मैंने xyz.com मांगा है, बाहर गया, xyz.com आया, लेकिन xyz के साथ 2-3 और .com या 2-3 और चीजें आ रही है,
तो आपका फायरवॉल बोलेगा कि भाई XYZ को ही बुलाया है, बाकी सब चीजें बाहर रहो। ठीक है, अगर फायरवॉल नहीं होगा तो सबके सब अंदर आ जाएंगे और आपके कंप्यूटर को आसानी से कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी ट्रोजन और आ सकता है, मेलवेयर आ सकता है, ये सारा चीज आ सकती है। सेकेंड आता है आपका MRT, मेलवेयर रिमूवल टूल। आप अपने कंप्यूटर में MRT टाइप करोगे तो आपको मेलवेयर रिमूवल टूल मिल जाएगा। ये काफी अच्छा टूल है, एक एंटीवायरस की तरह काम करता है और आप इसको चलाओगे तो आपके कंप्यूटर में जितने मेलवेयर है, मेलवेयर मतलब जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आपके कंप्यूटर में डाले गए हैं, तो उसको ये स्कैन करेगा और उनको रिमूव कर देगा। तीसरा है आपका विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर एक एंटीवायरस है जो विंडोज में आपको आसानी से मिल जाता है और ये आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। विंडो 10, 11 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर डे टू डे लाइफ के आप टास्क कर रहे हो तो आपको अलग से एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप अपना विंडो डिफेंडर अपडेट करते रहो, वही आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी और सिक्योरिटी के लेवल्स होते हैं। आप विंडो अपडेट करते रहो, विंडो को कभी अपडेट करना बंद नहीं करना चाहिए, विंडो अपडेट कभी बंद नहीं करनी चाहिए। विंडो अपडेट आते रहते हैं, वो आपने सिक्योरिटी पैचेस ऐड करते रहते हैं, जैसे आपके मोबाइल में भी सिक्योरिटी पैचेस आते हैं जिससे आपका मोबाइल सिक्योर रहता है, वैसे विंडो में भी आपके सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, वो आप हमेशा डाउनलोड करें, अपने विंडो अपडेट हमेशा खुले रखें और आपका विंडो हमेशा सिक्योर रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का ध्यान भी रखता है कि कोई आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिक्योर है, खास करके तब कब जब वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। यूजर और अदर सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, आपको मेन्यू कैसे अवेलेबल होंगे, उनका कलर स्कीम क्या होगा, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, किस तरीके से आइकन्स उसमें होंगे, पॉपअप मेन्यू की बात करें, हम डायलॉग बॉक्स की बात करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताएगा किस तरीके के मेन्यू जनरेट होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो वो ये सारी डायलॉग बॉक्स, पॉपअप मेन्यू ये सारी चीज नहीं बनाते हैं, वो विंडोज के फंक्शन कॉल करते हैं कि विंडोज में जो बने हुए मेन्यूज हैं वही आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अगर आपका सेम ऐप मैक ओएस में खुलेगा तो वहां को आपको मेन्यू बार, टास्क बार, ये सारी चीजें अलग तरीके से दिखेंगी और सेम ऐप अगर विंडो में खुलेगा तो वहां पे सारी चीजें आपको अलग दिखेगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ही फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा आपके आसपास जितने भी कंप्यूटर है मैक्सिमम विंडोज बेस्ड होते हैं और विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का काफी बड़ा मार्केट है, काफी ज्यादा कंप्यूटर लैपटॉप जितने भी आते हैं 90% अगर हम देखें तो वो विंडो बेस्ड ही आपको मिलेंगे। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जैसे ये सब दिख रहा है, आपको माउस दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, इमेजेस अभी आपको आगे दिखेंगे और या आपने देखे होंगे, इस टाइप पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूजर को काम करने में आसानी हो, उसको क्या चाहिए, किस तरीके का इंटरफेस चाहिए, किस तरीके का माध्यम चाहिए, आप एक क्लिक करके सारे काम कर सकते हो। कमांड आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप क्लिक करेंगे वो कमांड परफॉर्म हो जाएगा। इस टाइप से बनाया गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला संस्करण 1985 में पेश किया गया था और तब से इसमें कई अपडेट और अपग्रेड हुए हैं। अपडेट आते रहते हैं और अपग्रेडेशन आते रहता है, नए नए वर्जन आते रहते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संगत है जो इसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक कंप्यूटिंग दोनों के लिए लोकप्रिय बनाता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काफी ज्यादा आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपेटिबल होते हैं। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है कि 90% जहां पे विंडोज यूज हो रहा है तो मैं अगर सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो मैं 90% के लिए बनाऊंगा, 10% के लिए नहीं बनाऊंगा या बाद में बनाएंगे। जैसे आपने देखा है कि जब हम मोबाइल की बात करते हैं तो एंड्रॉइड के एप्लीकेशन आपको काफी ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन iOS के एप्लीकेशन काफी कम मिलते हैं। ठीक है, इसमें कंप्यूटर को मैलवेयर और वायरस से बचाने के लिए अंतर्निहित सुरक्षा प्रणाली है, जो मैंने अभी आपको बताया था, MRT मैलवेयर रिमूवल टूल, और विंडो डिफेंडर। आपका जो विंडो डिफेंडर है वो एक एंटीवायरस है जो इसमें पहले से
बनी है और एक व्यापक फाइल प्रबंधन प्रणाली प्रदान की जाती है जो उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी फाइल को व्यवस्थित करना और उन तक पहुंचना आसान बनाती है। जो हमने फाइल मैनेजमेंट में पढ़ा था कि आपको एक फाइल प्रबंधन प्रणाली जो फैट या एनटीएफएस है ये प्रदान की जाती है जिससे जो भी उपयोग करता है वो अपने फाइलों को आसानी से व्यवस्थित कर सकता है, अरेंज कर सकता है और उन तक आसानी से पहुंच सकता है। यानी मुझे फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं, नाम से ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको बस उस फाइल के ऊपर क्लिक करना है और वो हार्ड डिस्क से उठ के आपके सामने फटाक से आ जाएगी बिना किसी देरी के। ऐसा नहीं कि पूरा हार्ड डिस्क में ढूंढने में लगा है सुबह से शाम तक कि ये फाइल कहाँ गया, 10,000 फाइल है और उसमें एक एक करके ढूंढ रहा है, तो ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं। आपने पर्टिकुलर फाइल में क्लिक किया और वो हार्ड डिस्क के उस पर्टिकुलर ट्रैक और उस पर्टिकुलर सेक्टर से उठ के आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक साथ कई एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है जिससे एक ही समय में कई कार्यों पर काम करना आसान हो सकता है। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहे हैं, जो आपका विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आप मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ चला सकते हो। कैसे चलता है वो हमने राउंड रॉबिन और अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में देखा है। तो वर्जन की हम बात करें तो एमएस विंडोज के जो वर्जन है वो आपके सामने है। ठीक है। 1985 में विंडोज 1 आया था, फिर 3.1 आया, फिर विंडोज 95 आया, विंडोज 98 आया। ठीक है। फिर आपका मिलेनियम एडिशन आया, विंडो एनटी आया, विंडो 2000 आया, फिर आपका आया विंडो एक्सपी 2001 में, विंडो विस्ता आया। ठीक है। विंडो एक्सपी के बाद विंडो विस्ता आया था। विंडो विस्ता काफी फ्यूचरिस्टिक था, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी था, थोड़ा स्लो चलता था, तो इस कारण वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। 2009 में विंडो 7 आया जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। विंडो एक्सपी और विंडो 7 काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, काफी लंबे तक चले और लोग अभी भी किसी किसी कंप्यूटर में आपको विंडो एक्सपी या विंडो 7 मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपका विंडो 8। विंडो 8 भी काफी फ्यूचरिस्टिक था और बेसिकली इसको बनाया गया था टच डिवाइसेस के लिए, जहाँ पे टच है। नोकिया कंपनी के साथ विंडो का करार हुआ था और उन्होंने मोबाइल डिवाइस के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जो विंडो 8 था। और नोकिया लुमिनिया करके मोबाइल आते थे जिसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। तो टच के लिए काफी अच्छा था ये, लेकिन क्योंकि इसमें से स्टार्ट बटन, जो इस तरीके का बटन दिखता है आपको विंडो विस्ता का जो गोला दिख रहा है, इस तरीके का स्टार्ट बटन गायब कर दिया गया था। तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई क्योंकि उनकी आदत ये पड़ गई थी कि स्टार्ट पे जाके क्लिक करके चीजों को करना। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट को रियलाइज हुआ कि यार हमारा प्रोडक्ट इतना खास चल नहीं पा रहा है और लोगों को स्टार्ट बटन की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने विंडो 8.1 लॉन्च किया जिसमें स्टार्ट बटन को इंट्रोड्यूस किया गया और आगे कहा गया कि यही आपका विंडो 9 है। उसके बाद विंडो 10 आया। विंडो 9 इसलिए नहीं आया क्योंकि दो चीजें थी। एक तो थोड़ा सुपरस्टिशन, अंधविश्वास भी माना जाता है, 9 नंबर को अच्छा नहीं माना जाता। जैसे आपको विंडो 9 नहीं मिलेगा, आईफोन 9 नहीं मिलेगा, ऐसी काफी ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हमने जो विंडो 8.1 लॉन्च किया था वही हमारा विंडो 9 है। फिर आपका विंडो 10 आया 2015 में और विंडो 11 आया 2021 में। और अभी रूमर आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि विंडो 12 भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओपन सोर्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है देख लेते हैं। ओपन सोर्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को संदर्भित करता है जहां मालिक या कॉपीराइट धारक उपयोगकर्ताओं या तीसरे पक्ष के उत्पाद के स्रोत कोड को देखने, उपयोग करने और संशोधित करने का अधिकार प्रदान करने की अनुमति देता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है और संपादन योग्य होता है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज, एप्पल के आईओएस और मैक ओएस जैसे आमतौर पर ज्ञात ऑपरेटिंग सिस्टम बंद ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई कोड और जटिल प्रोग्रामिंग के साथ बनाए जाते हैं और इसे सोर्स कोड कहा जाता है। यह सोर्स कोड संबंधित कंपनी मालिक द्वारा गुप्त रखा जाता है और तीसरे पक्ष के लिए पहुंच योग्य नहीं होता। ऐसा करके वो सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर को किसी भी खतरे से सुरक्षित रखते हैं। आप समझते हैं ये होता क्या है। देखो, ओपन सोर्स का मतलब क्या है, नाम ही है ओपन सोर्स। सोर्स क्या है यहाँ पे, जो प्रोग्रामिंग की गई है जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया है। ठीक है। आपको पता है प्रोग्रामिंग क्या होती है। किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जब हम देते हैं तो उसको प्रोग्राम के फॉर्म में देते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम होता है। और जब एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो क्या होता है, आपके कई सारा प्रोग्राम का कलेक्शन एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्रामिंग कोड है,
अब ओपन सोर्स में क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग कोड सबके लिए अवेलेबल होता है। इंटरनेट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा उसको आप चेंज कर सकते हैं और फिर इंटरनेट में अपलोड कर सकते हैं या अपने दोस्तों को या क्लाइंट को दे सकते हैं। लेकिन आप उसके लिए चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप चार्ज करेंगे तो फिर आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब हुआ क्या था कि एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम यूनिक्स था, और ये प्रोजेक्ट ओपन सोर्स का पहला प्रोजेक्ट था जिसमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा था। यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा जो सबके लिए अवेलेबल होगा, सब उसको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ तक कि उसके सोर्स कोड को डाउनलोड करके, उसका जो मेन प्रोग्राम है उसको डाउनलोड करके उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेनिस रिची सर ने बनाया था, और ये सी लैंग्वेज के माध्यम से बना हुआ है। ठीक है, और इसी से यूनिक्स से आपका लाइनेक्स निकला है, इसी से आपका उबुंटू निकला है, इसी से आपका रेड हैट लाइनेक्स निकला है, और आज जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, वो भी आपका इसी से निकला है। एंड्रॉयड भी आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, तो आपको 3 टाइप के मिलेंगे। पहला होगा आपका लाइसेंस, दूसरा होगा आपका फ्रीवेयर, और तीसरा होगा ओपन सोर्स। अब तीनों में फर्क क्या है ये समझिए। लाइसेंस क्या होगा कि सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, फैंसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, वहां पे आपने खाना खाया, बिल भरा, और आपको वो खाना बहुत अच्छा पसंद आया। आप शेफ के पास गए और शेफ को बोला यार खाना बहुत अच्छा है, आप इसकी मुझे रेसिपी बता दो। तो वो कभी आपको रेसिपी नहीं बताएगा, क्योंकि वो इसकी स्पेशलिटी है, वो उसको गुप्त रखेगा। जैसे KFC है या पिज्जा हट है, तो वो अपने सीक्रेट मसाले कभी आपको बताते नहीं। ठीक है, आप देखते हो ना फूड ब्लॉगर घूमते हैं, तो ये क्या है सर, ये हमारा सीक्रेट मसाला है, तो क्या है इसमें, वो कभी नहीं बताएंगे। तो वैसे ही जब हम लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर लेते हैं, तो लाइसेंस वर्जन में क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर तो कहीं से भी डाउनलोड कर लो, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आपको एक की डालनी पड़ेगी जो उसका लाइसेंस होगा, और आप जो पैसा पे करते हो वो लाइसेंस का ही करते हो। ठीक है, दूसरा आता है फ्रीवेयर, शेयरवेयर। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फ्री में कहीं भी मिल जाएंगे, आप नेट से उसे डाउनलोड करो, यूज करो, और उसको ना आपको उसका कोई लाइसेंस देना है और ना आपको उसका कोई पैसा देना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप किसी भंडारे में गए, आपने खाना खाया, आपको खाना पसंद आया, लेकिन फिर भी आप हलवाई के पास जाओगे, शेफ के पास जाओगे कि भैया ये खाना कैसे बनाए मुझे बता दो, तो वो आपको नहीं बताएगा। तीसरा होता है ओपन सोर्स, ये फ्री भी होता है और इसका जो सोर्स है, किस तरीके से बना है, वो सब भी आपको पता चल जाएगा। जैसे आप अपने दोस्त के घर में गए, आपने खाना खाया, आपको खाना पसंद आया, तो दोस्त पैसा तो नहीं मांगेगा आपसे कि ला भाई पैसा दे। तो पहला तो वो पैसा नहीं मांगेगा, दूसरा क्या है, अगर आप उससे पूछोगे यार कैसे बनाया है, तो वो आपको बता भी देगा कि इसकी रेसिपी ऐसे है, बल्कि वो आपको बना के दिखा भी देगा। तो वही आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें प्रोग्रामिंग होती है। सिंपल सी बात है, बिना प्रोग्रामिंग के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनेगा, लेकिन इसको, इस प्रोग्रामिंग को गुप्त रखा जाता है। जो कंपनी होती है वो सिर्फ आपको आपका सेटअप देगी, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का सेटअप देगी, उसका जो कोड है वो आपको नहीं देगी। ठीक है, और उस कोड को आप क्या कर सकते हैं, उस कोड को आप कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और उसको प्राप्त करके उसको आगे यूज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि आप सबको अगर कोड मिलेगा तो वो उस कोड में कमियां निकालेंगे, और उस कमी के थ्रू उस पर्टिकुलर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर अटैक करेंगे, उसको आसानी से हैक कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि यूनिक्स से ही आपका एंड्रॉयड निकला है। अब आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड जो है हर मोबाइल में अलग अलग तरीके के दिखते हैं। जैसे मैंने वन प्लस का एग्जांपल लिया था, तो वन प्लस में आपको ऑक्सीजन ओएस मिलता है। रेडमी में अगर हम देखेंगे तो आप अभी हाइपर ओएस चल रहा है, इससे पहले MIUI था। आप वीवो ओप्पो में देखेंगे तो वहां पे आपको कलर ओएस मिलेगा। तो है तो एंड्रॉयड एक ही, और एंड्रॉयड किसने बनाया, आपका गूगल ने बनाया है। तो गूगल क्या होता है, नए नए एंड्रॉयड के वर्जन रिलीज करता है। जैसे अभी 14 चल रहा है, 15 आने वाला है या आ चुका है। तो गूगल क्या करता है, एंड्रॉयड का बेस वर्जन रिलीज करता है, स्टॉक एंड्रॉयड जिसे हम बोलते हैं। और ये स्टॉक एंड्रॉयड से ही क्या होता है, कंपनियां लेती है, उसे एडिट करती है, अपना रंग रूप देती है, पुताई पुताई करती है उसमें, और आपके सामने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे रेडमी वाले हाइपर ओएस बना रहे हैं, आपका वन प्लस वाले ऑक्सीजन ओएस बना रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग चीजें बना सकते हैं उसके। और आपके जो आईफोन है वो महंगे हैं और एंड्रॉयड मोबाइल सस्ते हैं। तो क्यों सस्ते हैं,
क्योंकि जब आईफोन की बात करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों का पैसा देना है। और जब हम बात करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल की, तो एंड्रॉयड मोबाइल में आपका एंड्रॉयड तो फ्री है, उसका पैसा नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि ओपन सोर्स की पहली शर्त क्या है कि आप इस सॉफ्टवेयर को एडिट करके लोगों को दे बांट तो सकते हो, लेकिन उसका पैसा चार्ज नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ हार्डवेयर का पैसा देते हैं, सॉफ्टवेयर का पैसा नहीं देते, इसीलिए एंड्रॉयड मोबाइल आपके आईफोन से सस्ते होते। देखा जाए तो उनका अगर कंपैरिजन किया जाए हार्डवेयर का, तो थोड़ा बहुत का फर्क होता है, लेकिन क्योंकि वहां सॉफ्टवेयर का भी पैसा देना है, आपको हार्डवेयर का पैसा देना है, तो वो डबल रेट में आ जाता है। और यहाँ पे सिर्फ हार्डवेयर का पैसा देना है, सॉफ्टवेयर आपका फ्री है, ओपन सोर्स है, इसलिए आपको एंड्रॉयड मोबाइल सस्ते मिलते हैं। ठीक है। ओपन सोर्स की जब हम बात करते हैं तो उसके कुछ एग्जांपल आपके सामने है, जैसे हमने बोला कि लाइनेक्स हो गया, फ्री बीडीएस हो गया, आपका एंड्रॉयड हो गया, क्रोमियम ओएस हो गया, जो क्रोमबुक में आते हैं, क्रोमबुक अलग लैपटॉप आते हैं जो आपके नेटबुक होते हैं, और ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं, तो छोटे मोटे काम करने के लिए काम आते हैं। उबंटू है, लाइनेक्स लाइफ है, काली लाइनेक्स है, मिंट ओएस है, ओपन स्यूस है, साइबियन ओएस है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि एक ही में सारा टॉपिक इसलिए कवर नहीं करेगी, इससे वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी और थोड़ी बोरिंग भी हो जाएगी। ठीक है। तो आज हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या उसके कार्य हैं। उसके बाद विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगल यूजर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, CUI और GUI क्या होते हैं, डॉस के बारे में हम पढ़ेंगे, डॉस के कुछ कमांड करेंगे, मैं इसका लाइव डेमो करके आपको दिखाऊंगा ये सारे कमांड का। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।